नमस्कार मित्रों, फिर से मुलाकात हो रही है इस माध्यम से और आशा करता हूँ आने वाले दिनों में फिर से मुलाकात होगी, रूबरू होगी या तो कम से कम लाइव क्लास में तो हम मिलेंगे। इसके बारे में योजना बनाई जा रही है क्योंकि दिन ढलते जा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज शुरू होगा ज़रूर। इसी आशावादी दृष्टिकोण से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज और एक कविता आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ जिसको एक बार पढ़ाया गया था, मगर आज उसको और एक बार देखेंगे। खासकर उन प्रश्नों के उत्तरों को देखकर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। उस कविता का नाम है कुंवर नारायण द्वारा लिखित एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। इस पूरी कविता के माध्यम से कवि महोदय पूरे समाज को, पूरी जनता को, पूरे देश को, या तो यूं कह लीजिएगा पूरे विश्व के सामने ये सोच रख रहे हैं, एक विचार रख रहे हैं कि पेड़ों की आवश्यकता केवल इंसान को नहीं है, पूरी धरती को है। पर्यावरण को लेकर जितनी समस्याएं आजकल हमारे सामने उठ रही हैं, गर्मी को लेकर जितनी समस्याएं उठ रही हैं, अगर एक पेड़ काट दिया जाएगा तो उससे कितना नुकसान इंसान का होगा, पर्यावरण का कितना नुकसान होगा। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, एक पेड़, हाँ जी, आपके ऑक्सीजन कितना देता है, हाँ जी, ऐसे हर जगह एक पेड़ को काट दिया जाएगा तो पूरा पर्यावरण जो है कितना बर्बाद होगा। एक संवेदना है पेड़ के प्रति, एक जागरूकता है नवयुवकों के लिए कि पेड़ की महत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। और पेड़ की महत्ता को साथ वो कहना चाहते हैं कि पेड़ उनके लिए मित्र है। कविता का सार अंश मैं आपको हल्के में बता रहा हूँ, उनका मित्र है। जब वो बहुत दिनों के बाद घर लौटते हैं तो उनका मित्र उन्हें दिखाई नहीं देता। उनके मित्र के प्रति उनकी संवेदना को वो प्रकट करते हैं। उनका मित्र कैसा था, और यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। उस प्रकृति के साथ मानवीकरण का मतलब होता है उस प्रकृति यानी उस पेड़ के साथ उनका पेड़ को अपना दोस्त मानते हैं। और दोस्त कैसा था, बूढ़ा था, हाँ जी, खाकी वर्दी में था, चरमरे जूते थे, और उसके अंदर अभी अक्खड़पन था, ताकत थी, बलवान था, शक्तिवान था वह। मगर जब उनके आंखों के सामने नहीं रहता है तो कवि पर क्या बीतती है, और एक पेड़ के न होने से पूरे पर्यावरण किस प्रकार से बदलता है और उसकी वजह से होने वाले हानियां क्या हो जाती हैं, इसको वो जगाना चाहता है। मित्रों, इस एक पेड़ के कट जाने से क्या क्या परिवर्तन होता है, देश में लीजिएगा, पूरे पर्यावरण में लीजिएगा, नदियाँ सूखती चली जाती हैं और पेड़ नहीं रहेंगे तो आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा, विषैला खाना मिलेगा, हवा नहीं रहेगी, धुआं रह जाएगी। और ये समस्या जो, इस समस्या के साथ भारत के तमाम समस्याओं को उजागर करने का प्रयास इस महाकवि कुंवर नारायण जी ने किया है। हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है। देखते हैं एक बार कवि किस प्रकार से कविता की शुरुआत करते हैं करके। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियों खुरदरा तना मैला कुचैला, राइफल से एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। तो बहुत दिनों के बाद कवि जब आते हैं, अपने घर आते हैं, तो चौंकने वाली विचारधारा वहाँ उत्पन्न होती है। वो चौंक जाते हैं जैसे ही देखते हैं उनके घर के दरवाजे के सामने, उनके घर के सामने एक पेड़ हुआ करता था, वह पेड़ उनको दिखाई नहीं देता। इसलिए वो लिखते हैं अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। पेड़ के अंदर एक इंसान को देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकृति का मानवीकरण कहेंगे। पेड़ के अंदर एक इंसान को देख रहे हैं। तो लौटने के बाद कहते हैं अब की बार घर में जब लौटा तो वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। वृक्ष को वो चौकीदार मानते हैं, चौकीदार कहते हैं।
जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। जब भी वो बाहर से आते थे तो यह पेड़ एक चौकीदार के सामने, उनके घर के सामने खड़ा रहता था, उनके घर के सामने रहता था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, यानी पेड़ कुछ बहुत वर्षों से उन्होंने देख रहे होंगे, ज़्यादा साल बोए होंगे उसको। पुराना चमड़ा उसे कहते हैं, पुराने चमड़े का बना हुआ। उसकी खाल जो थी, पेड़ की खाल जो थी, बड़ा पेड़ होगा और उसकी खाल जो थी पुरानी थी। वही सख्त जान झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला। मगर वही सख्त जान, अभी ताकतवर पेड़ था। पेड़ बूढ़ा हो गया है, कट रहा है, डालियां सूख रही हैं, टहनी सूख रही हैं। हाँ, अगर कुछ कीड़े लग गए हैं तो भाई काट लीजिएगा, मगर इसके अंदर जान थी, ताकत थी, अभी पेड़ पलने फूलने वाला था। तो वही सख्त जान, उसके अंदर जबरदस्त जान थी। झुर्रियां गिरी हुई थी, रिंकल्स। अब बड़े पेड़ को देखेंगे तो उसका उसके चमड़े को देखते हैं, उसके खाल को जब देखते हैं तब कैसा रहता है, झुर्रियोंदार रहता है। झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला। उसका तन कैसा था, झुर्रियोंदार था, खुरदरा था, और धूल गिरने की वजह से वो मैला, उसका जो है मैला कुचैला बन गया था, धूल गिरने की वजह से। राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। और उसमें एक फूल की पत्ती, एक राइफल सी एक सूखी डाल, उस बहुत बड़े पेड़ में एक डाल जो सूखी हुई थी, वो कैसे प्रतीत हो रही थी, राइफल के समान प्रतीत हो रही थी। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और किसी एक टहनी पर एक फूल खिला था और पत्ते भी थे उसमें। पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और एक टहनी में फूल और पत्ते आए थे। वो कैसा लग रहा था, कोई चौकीदार खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है, अपने खाकी वस्त्रों में खड़ा हुआ है, उसके अंदर सख्त जान है। और आगे लिखते हैं वो, उसका चमड़ा झुर्रियोंदार था, उसकी तने फटे पुराने जूते थे। हाँ जी, उनके जब तने को जब देखता है, उनके इसको जब देखता है तो वो उसके अंदर सख्त जान थी। और वो लिखते हैं, और कहीं ना कहीं उस पेड़ में एक राइफल सी एक सूखी डाल थी, वो कैसे लग रही थी, एक चौकीदार के हाथों में जैसे किसी ने बंदूक राइफल थमा दी हो। और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक फूल और पत्ते खिले हुए थे, वो कैसे लग रहे थे, पगड़ी जैसे। और किसी चौकीदार ने अपने सर पर पगड़ी पहनी हो और उस पगड़ी में किसी ने फूल रख दिया। तो आगे बढ़ते हैं। पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। चरमराता पहले ज़माने में जूते में खासकर किसान लोग एक प्रकार के जूतों को पहनकर चला करते थे। जैसे ही कदम पे कदम चले जाते थे, उनके अंदर से आवाज़ आती थी। आजकल के ऐसे जूते आपको शायद ही देखने को मिले। तो ये भी इसके तने जो हैं इधर उधर फैले हुए थे, मगर उसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है, एक पेड़ जो चौकीदार के समान दिख रहा है, उसके अंदर अभी भी जान थी। भला ही इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ था, मगर उसके अंदर सख्त जान थी, उसके अंदर अभी भी अखड़ता थी, एक ज़बरदस्त ताकत उस पेड़ के अंदर थी। और कैसा लग रहा था, वह एक चौकीदार के समान लग रहा था। चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, उसके अंदर अखड़तापन यानी एक ताकत थी, एक वजन था और एक शक्ति थी, मगर बल से भरा हुआ था। बलबूता, बल से भरा हुआ था। देखिए उसकी हालत, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कैसा था वह चौकीदार, भले धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, वहाँ पर वह खड़ा हुआ आपको मिलता था। और किस प्रकार से, जैसे एक चौकीदार, कड़ी धूप में भी खड़ा कर लीजिएगा चौकीदारों को, अपना काम छोड़ के नहीं जाएंगे। धूप में, बारिश में, गर्मी में, ठंडी में वो खड़ा रहता था। वो कैसा खड़ा था, अपनी खाकी वर्दी में। तो कवि जब बहुत दिनों के बाद अपने घर लौटते हैं, घर लौटने के बाद उनको एक आश्चर्य सचित्र उनको मिलता है कि जिसे वो अपना दोस्त मानते थे, जिसे वो अपना साथी मानते थे, और उनके उस पेड़ के साथ उसकी भावना, कवि महोदय की भावनाएं जुड़ी हुई थी। जब वो पेड़ नहीं रहता है
तो उसकी यादों में वो खोते चले जाते हैं। कभी उस पेड़ की यादों में खोते चले जाते हैं और उनकी याद में वो कहना शुरू कर देते हैं, जब भी मैं घर लौटता था वो मुझे मेरे सामने दिखाई देता था। भले ही पेड़ बूढ़ा था मगर इतना भी बूढ़ा नहीं था कि उसे काट कर फेंक दिया जाए। उसकी चमड़ी कैसी थी? पेड़ की झुर्रियोंदार थी, उसके अंदर अभी भी जान थी। और वो कहता है पेड़ कैसे लग रहा था? जैसे उसके अंदर एक सूखी डाल थी, जैसे किसी चौकीदार ने अपने हाथ में राइफल लेकर खड़ा हो और एक दो फूल और पत्ते भी थे। वो कैसे लग रहे थे? चौकीदार के सर पर रखी हुई पकड़ी में उसे रख दिया हो और बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, वो हमेशा खड़ा रहता था अपनी खाकी वर्दी में। यानी एक पेड़ को अपने मित्र के प्रति कुंवर नारायण जी देखते हैं और वो उसकी याद में वो कैसा था वो चित्र आपके सामने रखते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। और जब भी उसकी कल्पना में, उसकी यादों में खो जाते हैं, कभी उनको ऐसा लगा होगा कि जब भी ये आते थे और वो शायद पूछता नहीं था, एक कल्पना है, दूर से ही ललकारता कौन करके। तो संवेदनाएं, उस पेड़ के प्रति अपनी संवेदनाओं को कभी रखता है कि कभी ऐसा आभास उनको हुआ होगा, कभी उनको ऐसा लगा होगा कि पेड़ पुकार कर पूछता होगा, भाई कौन आ रहा है मेरी तरफ से? तो कवि महोदय उससे कहते थे, मैं हूं आपका दोस्त, मैं आया हूं करके। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। और जब भी ये थके हारे हुए आते थे, हाँ जी, वे उसके पास बैठ जाते थे, उसकी ठंडी छांव में, अपने ठंडी छांव में बैठ जाते थे और अपने बदन की गर्मी को, हाँ जी, वहाँ पर निकालते थे। और कहीं न कहीं उसके साथ बैठना, उसके साथ बातें करना कवि महोदय को अच्छा लगता होगा। तो ये सोच जो है कवि के मन में उठती है कि वो जब भी बाहर से आते थे वो शायद पेड़ पूछता होगा कौन करके, और मैं जवाब देता दोस्त। और कवि महोदय कहते थे, मैं आपका दोस्त हूँ करके। फिर उसकी ठंडी छांव में ये बैठ जाते थे, उनको सुकून मिलता था, उनको अच्छा लगता था। और आगे देखिएगा, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। इतना पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, कोई ना कोई अंदेशों में संदेशा था इनको शंका थी, इतने बड़े पेड़ को कोई ना कोई काटने वाला जरूर है, मगर इतनी जल्दी काटेगा इसकी कल्पना वो नहीं कर सकते। कवि जी का कहना है, मुझे शक था कि कहीं ना कहीं कोई इसके पीछे पड़ा होगा। इसमें इस कवि की विचारधारा, सोच बदलती चली जाती है। और जिस आधुनिकता के आड़ में हमने रास्ते बना लिए, बड़े बड़े बांध बना लिए, हाँ जी, नगरों को बड़ा करना है, जिस हाईटेक सिटी की बात करते हैं, हाँ जी, कितने नगरों को बनाएंगे आप? हाँ जी, कितने कंक्रीट जंगलों का निर्माण करोगे? आज नदी का पानी जो है गांव को छोड़कर शहरों में घुसता चला रहा है। इसका कारण क्या है? जिस प्रकृति के साथ आप खेल रहे हैं, जिस प्रकृति के साथ आप खेल रहे हैं, वो प्रकृति कभी आपको छोड़ने वाली नहीं है। कितने शहरों का निर्माण करोगे? और धीरे धीरे शहरों का निर्माण करते करते कितने जंगलों को काटोगे? और यही कारण है, आगे लिखते हैं वो, उसमें और भी बहुत सारे विषय आपको मिलेंगे। एक पेड़ कट जाने से जो कवि के मन में उठने, कवि के मन में जो वेदना है, कवि के मन में जो तकलीफ है, वो आपको कह रहे हैं। हाँ, मेरे विचारों में यह शंका थी, मेरी सोच में ये बात उठ रही थी, कोई ना कोई इसके पीछे होगा, कोई ना कोई इसको काटने वाला होगा, मगर इतने जल्दी ये मेरे आंखों से ओझल हो जाएगा, इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। ये कवि का कहना है। कवि जब बहुत दिनों के बाद अपने घर लौटते हैं, तो घर लौटने के बाद उनको एक
आश्चर्य उनके सामने प्रस्तुत होता है वह है उनके घर के सामने एक पेड़ था, वह नहीं दिखता और नहीं दिखने के बाद उनके दिल में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, वेदना उत्पन्न हो जाती है। उस पेड़ के प्रति अपनी संवेदना को कवि अपने शब्दों में लिखते हैं और वो कहते हैं कि जब भी मैं आता था वह बूढ़ा था, उसके अंदर सख्त जान थी, मगर फिर भी वह बूढ़ा होने के बावजूद भी उसके अंदर ज़बरदस्त जान थी। इतने सारे लोगों को वह छाया देता था और वो कहते हैं ठीक मेरे घर के दरवाजे के सामने ही वह था और उसका चमड़ा पेड़ बहुत वर्षों से रहा होगा, उसका पुराना चमड़ा था, उसके झुर्रियोंदार उसका पूरा उसकी खाल जो थी वो बनी हुई थी। कैसा प्रतीत हो रहा था? धूल की वजह से उसका पूरा तना जो है मैला कुचैला बन गया था और उस पेड़ में एक सूखी डाली भी उसे लेखक को दिखाई देती है, उसकी याद में वह खो जाता है और वो सूखी डाल जो है कैसे लग रही थी? राइफल के समान लग रही थी और उसी पेड़ में एक दो तीन छोटे छोटे पत्ते और फूल भी थे। वो कैसे लग रहे थे? जैसे उस खाकी वर्दी में खड़े हुए चौकीदार की पगड़ी में किसी ने फूल रख दिया हो। और लिखते हैं वह उसके पाँव में उसके तनों में जो थी फटे पुराने जूतों से उसकी तुलना करता है, मगर उसके अंदर अभी भी अक्खड़पन था, अभी भी बल था, बलशाली था वह। और आगे लिखते हैं चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हमेशा वह खड़ा अपने काम को करता था जैसे एक चौकीदार कर रहा है। मगर वो लिखते हैं जब भी मैं आता था दूर से वो शायद ऐसे पुकारता होगा कौन करके, और कवि जी कहते हैं मैं हूँ दोस्त करके। फिर कवि बाद में लिखते हैं मेरे विचारधारा में एक शंका थी कि न जाने इसके भी दुश्मन होंगे और दुश्मन कब अपना काम तमाम कर देंगे, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था, मगर आज पता चला इसका भी कोई दुश्मन था जिसने इसको काट दिया है। इसके बाद हम देखें, इसके बाद हम सोच करेंगे कि कवि उस कवि के प्रति अपनी संवेदना को, अपनी विचारधारा को आपके सामने व्यक्त कर रहा है। इस पूरे पंक्तियों में कवि एक चीज़ याद रख लीजिएगा मित्रों कि उसको चौकीदार के रूप में कवि देखता है। किसे? उस पेड़ को। और चौकीदार की दृष्टि के माध्यम से चौकीदार को अपने साथ जुड़ते हुए उस पेड़ को अपना मित्र मानते हुए ये सभी विचारधाराएं रखते हुए चला जाता है। वो चौकीदार को समझना, चौकीदार बूढ़ा होने के बाद भी उसके अंदर ज़बरदस्त जान थी, अभी काम करने के लायक था वह, उसके अंदर इतनी पात्रता थी। और एक बात जो है उस पेड़ को मानवता के आभूषण में देखना, इसे हम क्या कहेंगे? प्रकृति का मानवीकरण कहेंगे। क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जब ससंदर्भ व्याख्या जब आप लिखते चले जाओगे, इस संदर्भ में आपके प्रश्नों में एक प्रश्न है ससंदर्भ व्याख्या कीजिएगा। जब आपको लिखना होगा तब ये बातें आपको ज़रूर लिखनी होगी। तो पाठ कविता का नाम लिखना होगा, कवि का नाम लिखना होगा। कवि का नाम लिखने के बाद जब आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछा होगा, आपको मैं बता दूँ, हाँ जी, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है आपको, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। हाँ जी, इस संदर्भ की व्याख्या जब आप लिखेंगे तो आपको लिखना होगा, पुस्तक का नाम क्या है? साहित्य वैभव। साहित्य वैभव क्या आधुनिक कविता से इसे लिया गया है। आधुनिक कविता के अंतर्गत इस पद्य का या इस कविता का नाम है क्या है? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचयिता कवि कौन है? कुंवर नारायण जी, हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण जी। ये लिखने के बाद आपको लिखना है, कवि बहुत दिनों के बाद घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद जब उनके घर के सामने जो पेड़ था वह नहीं दिखाई देता और उसकी कल्पना में कवि खो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है भाव। भाव में आपको लिखना होगा, क्या लिखोगे भाव में? कवि इस एक पेड़ के माध्यम से अपनी संवेदना को व्यक्त करता है, क्योंकि एक पेड़ कितना ज़रूरी है इस समाज के लिए, इस पर्यावरण के लिए। ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ कवि उस पेड़ को केवल पेड़ नहीं मानते, अपने घर के सामने खड़े हुए एक चौकीदार के रूप में, एक इंसान के रूप में
उसे मानते हैं, जब वह नहीं है तो उसकी कल्पना वो करते हैं और वो कहते हैं कि भले ही पेड़ बूढ़ा हुआ होगा मगर उसके अंदर ज़बरदस्त जान थी और वह कवि का दोस्त हुआ करता था। उसका चमड़ा झुर्रियों जैसे हो गया था। वो अपने उसके तने जो हैं धूल गिरने की वजह से मैले कुचैले हो गए थे। जो भी एक चौकीदार का दृष्टिकोण है वो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा भाषा। भाषा के संदर्भ में आपको लिखना होगा आधुनिक हिंदी का प्रयोग किया गया है या मानक हिंदी का प्रयोग किया गया है, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको अलंकार लिखने होंगे। रूपक अलंकार यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, ये आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद विशेष करके लिखना होगा प्रस्तुत कविता में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है करके लिखना होगा। क्योंकि इतना सब लिखेंगे तो क्या होता है, 4 अंक देने के लिए आप किसे बाध्य कर रहे हैं, एक वैल्यूएटर को बाध्य कर रहे हैं, ताकि कहीं पर भी उसके मन में किसी भी प्रकार की शंका न हो, मैं 4 दूंगा तो कोई गलत तो नहीं होगा करके। तो आपने कवि के नीचे अंडरलाइन किया है, कविता के नीचे अंडरलाइन किया है, आपने उसका अर्थ लिखा है, अर्थ लिखने के बाद भावार्थ आपने लिखा है, भावार्थ लिखने के बाद आपने भाषा के बारे में लिखा है, भाषा के साथ साथ क्या लिखा है आपने, अलंकार लिखे, अलंकार लिखने के साथ साथ आपने विशेष बात भी लिखी है, उसमें जो विशेष बात है उस बात को भी आपने लिखा है। तो ये जो है इस कविता को इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। इस वीडियो में यहाँ तक मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। अगला वीडियो इसके संदर्भ में और एक आपके सामने रखने का प्रयास मैं करूँगा। धन्यवाद मित्रों।